हमारे साथ माजिद निजामी साहब मौजूद हैं जी। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, की जानिब जाएंगे और ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या सोचते हैं। माजिद साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह बखैर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं ज़रा ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ। आपके ख्याल में हमारी जो पार्लिमानी तारीख है या हमारी सियासी तारीख है, इस फैसले की अहमियत तो ओब्वियसली बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, उस पर क्या असर होगा इसका? कल जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई और फिर आने वाले वक्त में जो इस किस्म के फैसले हैं या सियासी उमूर हैं, उनके ऊपर क्या असरात आप देखते हैं इसके? जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हवाले से खासा अहम है। उसकी वजह यह है कि 70 की दहाई के बाद से और जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के बाद से सियासी मुआशरा या सियासी अफराद दो बड़े हिस्सों में तकसीम हो गए थे जी। और एक को हम एंटी भुट्टो कहते थे और एक को हम प्रो भुट्टो कहते थे। और ये तकसीम फिर हमें आगे भी देखने में नजर आई। 90 की दहाई सारी की सारी इसी सियासत पर मबनी थी कि पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून इसी वजह से वजूद में आई कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना है। तो पूरा का पूरा एक सियासी मंजरनामा बदल गया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय आई है और ये पता चला है, लोग तो बहरहाल इससे पहले भी सवालिया निशान उठाते थे, लेकिन उनके ऊपर मोहर तस्दीक जो सख्त की गई है पाकिस्तान के सबसे आला अदालती इदारे की जानिब से, उससे ये पता चलता है कि कई ऐसे फैसले पाकिस्तानी तारीख में हो चुके हैं जो मुतनाज़िया थे, जिन्हें नहीं होना चाहिए था लेकिन उन्हें कबूल किया गया। अब इस सारे मामले को अगर हम मौजूदा सियासी हालात के साथ रिलेट करके देखें तो फिर ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि क्या आज जो लोग ये इल्जामात लगा रहे हैं या आज जो लोग ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर भी कुछ सवालिया निशान होगा या नहीं होगा? क्या आज के फैसले इंसाफ पर मबनी होंगे या नहीं होंगे, या इनको भी आज से 30-40 साल बाद इंसाफ मिलेगा? सो हम कौमें और मुआशरे इसी तरह ही सीखते हैं कि वो अपनी गलतियों का जायजा लें, उन्हें दुरुस्त करें और आइंदा वैसी गलतियां ना करें, तो तभी कौमें आगे बढ़ती हैं। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक तो थोड़ा सा मैं आपकी इजाजत से जरा ये जो मौजूदा पोजीशन बन रही है पार्टीज की, नून लीग इस वक्त 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात है। नाजरीन, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पीपल्स पार्टी 73, MKM, इसके अलावा काफ लीग है, IPP है, इसके मुख्तलिफ अराकीन हैं। सो ये जो इस वक्त पार्टी पोजीशन हतमी तौर पे सामने आई है, इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, एक तो ये जो सीटों की तकसीम है, ये बड़ा एक कहना चाहिए कि एक ऐसा मामला रहा है जिसपे इबहम था और फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको उसकी सीट्स नहीं मिली। इनफैक्ट पेशावर में भी उनके लिए सूरत हाल थोड़ी चैलेंजिंग हो गई है। ये जो पोजीशन अब पार्टीज की बन रही है, इन नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? ये मजमूई तौर पे जो हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद है वो तकरीबन 230 बनती है और ये 2/3 अक्सरियत है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, ये इलेक्शन कमीशन के फैसले से बिल्कुल इख्तलाफ किया जा सकता है और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है वो खासी मैं तो कहूंगा मज़ाक़ खेज है। उसकी वजह ये कि खैबर पख्तूनख्वा से जहां से PTI क्लीन स्वीप करके आई है, वहां की सारी मखसूस नशिस्तें 6-7 MNAs वाली 3 पार्टीज को बांट दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी, इनके टोटल वहां से 6 या 7 MNAs हैं, तो वो सारी की सारी सीट्स उनको दे दी गई हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर 57 आउट ऑफ 66, 66 में से 57 सीटें मुस्लिम लीग नून को दे दी गई हैं खवातीन की। सो जब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं तो इससे उस फैसले से कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ जरूर किया जाना चाहिए कि ये सिचुएशन क्या बन रही है कि आपके अरकान असम्बलियों में मौजूद हैं, उनकी तादाद कहीं पे 100 से ज्यादा है, कहीं पे 90 से ज्यादा है, लेकिन उनकी जगह उसको अदम तवाजुन का शिकार बना दिया गया असम्बलियों को। सो इसके ऊपर अगर तो ये फैसला होता कि वो सीटें सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या तहरीक इंसाफ को नहीं दी जानी और उन सीटों को बिल्कुल मुकम्मल नहीं किया जाएगा, तो फिर भी ये फैसला समझ में आता था। लेकिन जब उन सीटों को शिफ्ट किया गया है तो उससे एक खासी एम्बैरसिंग, मैं तो कहूंगा, सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक ऐसी जमात जिसने 5 MPs जीते हैं जनरल इलेक्शन में, उनको 10 सीटें मिल रही हैं। सो इस तरह से जब हम इसको मजमूई तौर पे देखते हैं तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जिससे बिल्कुल इख्तलाफ किया जा सकता है। तो इसलिए आप पेशावर हाई कोर्ट इसका जायजा लेगा और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये सुनने में आया कि शायद वो इस बात पर गौर कर रहे हैं
ये वाली जो अब मुमकिन सूरत हाल है, इसमें हमें ये सीट्स लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये मैं अगला सवाल आपसे, मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि एक तासुर और एक राय ये मौजूद है कि अगर सीटें इलेक्शन कमीशन की जानिब से मिल भी रही हैं तो इन जमातों को इखलाकी तौर पर ये सीटें नहीं लेनी चाहिए। खैर, हमारी सियासत कितनी कोई इखलाकियात के मुतकाजी है या कितनी मुतहम्मिल है इखलाकियात की, वो तो हमें मालूम ही है, लेकिन उसके बावजूद क्या आप इस राय से मुत्तफिक हैं कि इखलाकी तौर पर नहीं लेनी चाहिए थी इन बड़ी जमातों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें? जी बिल्कुल, आपने अपने सवाल में ही इसका जवाब दे दिया कि असूली और अखलाकी मायारात पाकिस्तानी सियासत के मुख्तलिफ हैं और इसलिए किसी भी जमात की जानिब से इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। सब ये खुश हैं कि परसेंटेज का कोटा कम हो गया है। पहले 4.4 पे अगर एमएनए की सीट मिल रही थी तो अब 2.8 2.9 पे आ गई है। एमपीए की सीट 0.7 पे आ गई है। तो वो सियासी जमातों के पास तो नंबर बहुत ज्यादा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पंजाब असम्बली में 66 में से 57 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास चली गई हैं। तो देखिए, असूल और कायदा तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है, ये खासा मेरा ख्याल है कि अखलाकी मायारात के हवाले से इस फैसले पे तनकीद होती रहेगी। और जिस तरह हमने अभी भुट्टो केस का जिक्र किया, तो ये भी तारीख में कहीं ना कहीं आएगा कि अच्छा, एक तरह से सीटें कम की गई। पिछली असेंबली का खासा तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा, पिछली असेंबली में जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और बानी चेयरमैन पीटीआई प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी हमने देखा कि पार्लियामेंट का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हो गया था। खास तौर पे जो मुख्तलिफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस थे उनकी एक भरमार थी और फिर उसमें से कई मुतनाज़े भी हो जाते थे, लेकिन हमेशा ये गिला उस वक्त की अपोजिशन करती रही कि जी आपने जो पार्लियामेंट है उसको नकारा कर दिया है। और उसकी बुनियादी वजह जाहिर बात है वो रेजिस्टेंस थी जो बहुत सारे मामलात पे फेस करना पड़ सकती थी। अब जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब भी पार्लियामेंट तो ऐसी ही 2-3 बल्कि उससे ज़ायद पार्टियों का मजमुआ है, तो अब भी क्या हम ये देखें और इस सूरत हाल को देखते हुए ये समझें कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की कि पार्लियामेंट अपना इख्तियार और वकार खो रही है वक्त के साथ साथ, ये दुरुस्त होता नजर आता है? ऐसा ही देखेंगे हम दोबारा? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसकी वजह यह कि 2018 में इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो पार्लियामानी एतबार से कोई मिसाली हुकूमत नहीं थी जी। उसके कई ऐसे फैसले हैं, 70 से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस पास किए गए जबकि असम्बली और ऐवान मुकम्मल तौर पर मौजूद था। तो इससे पता चलता है कि वो जो एक आमराना तर्ज हुकूमत है उसको जमहूरियत के अंदर भी इख्तियार किया जाता है। दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी दौरे वज़ारत उज़्मा के अंदर वो पिछले 25 साल के जितने प्राइम मिनिस्टर थे उनमें से सबसे कम हाजिरी इमरान खान साहब की थी। तो इससे आपको पता चलता है कि उनके नजदीक पार्लियामेंट की क्या अहमियत थी। अब जो स्पेस आप खुद अपने हाथ से पार्लियामेंट की किसी और इदारे को दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि मामला कैसे बेहतर होंगे। हालांकि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मैं हर महीने पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूंगा बतौर प्राइम मिनिस्टर और मैं सवालात का जवाब दूंगा। उनकी पहली स्पीच में बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा था। और बिल्कुल, और उसके बाद जब उनकी अटेंडेंस आप उठा के देखें 3.5-4 साल के अंदर, तो वो तकरीबन 10% या 11% के आसपास बनती है। तो इससे आप सियासी जमातों की तरजीहात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस तारीख के साथ जब नई असम्बली वजूद में आई है तो उनको बहरहाल अपने तशख्खुस के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि जो उनका तासुर मौजूद है उसके अंदर कोई मुस्बत इजाफा हो और उनके इख्तियारात के हवाले से उन्होंने खुद ही मुआशरे को, हुकूमत को, दूसरे इदारों को बताना है कि हम कितने बाइख्तियार हैं। तो डेफिनेटली कौमी असम्बली को इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। और अल्टीमेटली बतौर इदारा पार्लियामेंट जो है उसकी वक़्त के लिए, उसकी अहमियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी जमातें इस चीज़ को कंसिडर करें कि पार्लियामेंट के अंदर मामलात को लेकर आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कैबिनेट के ऊपर आ जाते हैं। आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, आप पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और अब आके जो अरकान का फैसला हुआ है, पंजाब की काबीना में 7 वज़रा का ताल्लुक निज़ामी साहब लाहौर से रिपोर्टेडली 13 नए चेहरे हैं। मरियम साहिबा पहले कह रही थी कि हम एक यंग कैबिनेट लाएंगे, काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब हुई हैं एज फार एज द एज इज कंसर्न और द फेसेस आर कंसर्न। प्रोफाइल्स को देखते हुए आपका क्या तज्जिया है, कैसी काबीना है पंजाब की? ठीक काबीना है 18 रुकनी? जी, जो 18 रुकनी काबीना है इसमें मेजॉरिटी नाम और चेहरे ऐसे हैं कि जो इससे पहले भी मरियम नवाज के करीबी हलकों में मौजूद थे। उसमें मरियम औरंगजेब हैं, उस्मा बुखारी हैं, आशिक करमानी हैं, राना सिकंदर इकबाल हैं, फैसल सैफ खोखर हैं, इस तरह के कई ऐसे नाम हैं। सो ये जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है
ये जो टीम सिलेक्शन है ये प्योर मरियम नवाज शरीफ की है। इसके अंदर चंद पुराने नाम भी एडजस्ट किए गए हैं, आखिरी वक्त में मियां मुश्तबा का नाम डाला गया जी। इसी तरह ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा सलमान रफीकी, ये पुराने नाम हैं। शेर अली गोरचानी डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया। तो मैं इसको मरियम नवाज शरीफ की कैबिनेट के हवाले से अगर देखना चाहूं तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा। और उन्होंने प्रॉपरली अपनी टीम इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसको लेके वो काम करेंगी। सो अब इस टाइम इस फैसले से ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ को ही मुकम्मल इख्तियार दिया है कि इस सियासी मैदान के अंदर आपने और आपकी टीम ने परफॉर्म करना है। तो अब देखना ये है कि ये जो यंग फेसेस हैं या नए चेहरे हैं जो पहली दफा वजारतें चलाएंगे, ये किस हद तक कामयाब हो सकते हैं और अवाम को इस वक्त उनका बुनियादी मसला जो रिलीफ का है उसको ये कैसे पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मुनहसिर होगा कि पार्टी का खोया हुआ बयानिया कैसे वापस आएगा। लेकिन नून लीग तो इस चीज का, भाई साहब, नून लीग तो इस चीज का क्रेडिट लेती है कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। शहबाज साहब को वो बतौर परफॉर्मर रखते हैं और कहा जाता है कि अगर नून लीग का कोई वोट बैंक था, अगर अदम एतमाद से पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी बड़ी वजह शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की परफॉर्मेंस थी। तो मरियम साहिबा को क्यों जरूरत पेश आ रही है कि उसी टीम जो परफॉर्म करती आई है, एक्सपीरियंस है पंजाब के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर चुकी है पंजाब में, जो बड़ा अहम स्टेक होल्डर है, क्यों चेंज कर रही है? महज मीडिया रिपोर्ट्स के लिए, मीडिया एनालिसिस के लिए चेंज करना पड़ रहा है या वाकई चेंज की जरूरत थी? देखिए, इस चेंज को मैं पार्टी के इंटरनल ग्रुपिंग के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। ये मरियम नवाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता पार्टी केडर्स के अंदर अपनी जगह बना रही है। पहले उन्होंने लाहौर की तंजीम जो है उसको चेंज किया, फिर लाहौर के एमपीएज एमएनएज का फैसला उन्होंने खुद किया। तो अब जब वो पंजाब की सतह पे आई हैं तो उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ की टीम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टीम, उनको थोड़ा सा साइड पे किया है और वो अपने लोगों के साथ काम करना चाह रही हैं। तो इसको मैं ये पार्टी की इंटरनल सिचुएशन से भी कनेक्ट करना चाहूंगा कि वो अपना ग्रुप लेके आना चाहती हैं और उसके साथ वो काम करना चाहती हैं।